तो बात करते हैं इस लेक्चर में हम प्रोटीन के बारे में। ठीक है, पेप्टाइड हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में, बात करते हैं प्रोटीन की। तो बोला जा रहा है यू शुड रिकॉल बैक फ्रॉम सेक्शन 4.3 यूनिट नंबर 4 ब्लॉक नंबर 1, बताया भी है मैंने इसके बारे में। रिगार्डिंग प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है, हमें पता है। प्रोटीन कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन, प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कॉन्फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हमने पहले ही बात कर रखा है, क्या होता है सिंपल प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन और एक कॉन्जुगेट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन हमने बात कर रखी है इन तीनों के बारे में पहले ही। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन हम इधर बात नहीं करेंगे, बस इधर दिया भी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप एंड कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है ना। ईच प्रोटीन इन नेटिव स्टेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक थ्री डायमेंशनल शेप होती है प्रोटीन की। ठीक है, जिसको हम उसी का जो 3D शेप होता है प्रोटीन का, उसी को हम उसका कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जो प्रोटीन का 3D शेप होता है वही उसका कॉन्फॉर्मेशन कहलाता है। हर एक प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, जो सबका जो शेप है वो थोड़ा डिफर करेगा एक दूसरे से। ठीक है ना। तो 3D शेप प्रोटीन का वही उसका कॉन्फॉर्मेशन कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फॉर्मेशन प्रोटीन आर क्लासिफाइड इन 2 मेजर क्लासेस। 2 मेजर क्लासेस में हम बांटेंगे, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। वैसे तो हमने फाइब्रस और ग्लोब्यूलर लोअर क्लासेस से भी हम सुनते आ रहे हैं, 11th-12th में भी आपने सुन लिया होगा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलो फाइब्रस प्रोटीन की बात करो। फाइब्रस प्रोटीन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, लाइक these protein have a little or no tertiary structure and contains only long parallel polypeptide chain in form of secondary structure element। ठीक है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, इसका 3D शेप नहीं होता। ठीक है ना, इसका टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लाइक अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है ना, यही आपस में क्या करती है, यही आपस में पैरेलल कनेक्शन बनाती है। तो वही बोला जा रहा है ये जो फाइब्रस प्रोटीन जो है ये टर्सरी स्ट्रक्चर आपको इसका देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ना बराबर। ठीक है ना। ये लंबे लंबे लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिकल के फॉर्म में। क्रॉस लिंकेज हमें देखने को मिलता है डिफरेंट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में। ठीक है ना। इस प्रेजेंट एट इंटरवल्स फॉर्मिंग लॉन्ग फाइबर और शीट। ठीक है ना, कनेक्शन बनती है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। ठीक है, और ये शीट फॉर्म करती है, ये तो हम बोल सकते हैं ये फाइबर फॉर्म कर सकती है। दीज फाइबर्स हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इन फाइबर्स में। ठीक है ना, अच्छी खासी टेंशन को ये झेल सकते हैं। एंड आर वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, और हाँ ऑब्वियसली बात है स्टेबल ही होते हैं। ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन आर यूजुअली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये याद रखना। ठीक है ना, वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, इंक्लूड केराटिन, हमारे हेयर में पाई जाती है। ठीक है ना। आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये भी बनी होती है फाइब्रस प्रोटीन से। कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यू में आपको कोलेजन देखने को मिलता है, तो कोलेजन इज फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इन हेयर कंटेन्स अल्फा हेलिसेस। ठीक है ना, जो केराटिन प्रोटीन आपके हेयर्स में है वो अल्फा हेलिसेस से फॉर्म होती है। अल्फा हेलिसेस आपको देखने को मिलता है हेयर में जो केराटिन प्रोटीन है। ठीक है ना, हेयर में जो केराटिन प्रोटीन है उसमें आपको उसका स्ट्रक्चर आपको अल्फा हेलिसेस देखने को मिलता है। अब अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो ठीक है, हेयर में जो केराटिन है वो अल्फा हेलिसेस दिखाई पड़ती है हमें। बट जो नेल्स में जो केराटिन है, नेल्स में भी केराटिन होती है। ठीक है ना, नेल्स में जो केराटिन होती है वो बीटा प्लेटेड शीट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है केराटिन का। ठीक है, विच मेक हेयर सॉफ्ट होती है हमारे पास ड्यू टू अल्फा हेलिसिस। ठीक है, एंड जो नेल्स हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर। तो क्योंकि नेल्स में जो केराटिन है वो बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म कर रही है।
ठीक है, जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बस हमें इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा हमें इसके डिटेल में जाना ही नहीं है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैव कॉम्प्लेक्स टर्सरी एंड समटाइम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, ठीक है ना। दे हैव डिफाइंड फोल्डेड स्फेरिकल ग्लोब्यूलर शेप, स्फेरिकल शेप होती है इनकी, फोल्ड करके एक स्फेरिकल शेप आपको देखने को मिलता है इसका, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर थर्मोडायनेमिकली मार्जिनली स्टेबल, ठीक ठाक स्टेबल ये भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, हाँ ये भी स्टेबल है, ठीक है। दोनों की स्टेबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी इजिली डिस्टर्ब्ड बाय ए स्लाइट चेंज इन इन्वायरमेंट। हाँ एक बात है कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का जो शेप है वो उसकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट अगर चेंज होती है, लाइक अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज कर दोगे, ठीक है ना, आप पीएच चेंज करोगे, तो हाँ इसका स्ट्रक्चर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है ना। बट एट ए गिवन कंडीशन, लाइक बोल देता हूँ मैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पीएच पे, जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा वो नहीं बिगड़ेगा। जब तक इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं बदलेंगे तब तक ये इसका स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा चेंज हमें देखने को मिलता है। हमें पता है ये प्रोटीन का अगर 3D स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर हाईली सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया, ठीक है ना, वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले देखा था वो इनसोल्यूबल था, ठीक है। एज हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर बरीड इन द कोर ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग फोल्डिंग फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये चीज़ हमने पहले भी बात कर रखी, जब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे ना BBCCT 101 में, तो हमने बताया था जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है प्रोटीन का वो ग्लोब्यूलर ऐसा कुछ है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर रहता है, ये प्रोटीन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में रहता है। प्रोटीन के जो सरफेस पे होते हैं वो सारे जो अमाइनो एसिड हैं, वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के सरफेस पे हैं वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर है प्रोटीन स्ट्रक्चर के, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो दे आर बरीड इनटू दी कोर, वो कोर में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन आपको दिखाई पड़ता है ब्लड में, जो कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कौन सा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब दे रखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल बेसिस, ठीक है। लास्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसके बेसिस पे हमने 3 बताया, ठीक है ना, सिंपल, कॉन्जुगेट और डिराइव। शेप के बेसिस पे हमने 2 बोला, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ना। अब आ जाओ फंक्शनल बेसिस पे हम देखते हैं। प्रोटीन सर्व सेवरल फंक्शंस इन बॉडी, ऑन द बेसिस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखो एक तो एंजाइम, ये भी क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है ना, फंक्शनल बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो एंजाइम के तरह काम कर रहे हैं, स्टोरेज की तरह काम कर रहे हैं, देन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, और हार्मोन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। बस हमने यही 8 देखने हैं। तो आ जाओ एंजाइम्स। हेक्सोकाइनेस, अगर आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, मीन्स ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, तो वो काम करता है फॉस्फोराइलेट्स ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज में फॉस्फेट को देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि हेक्सोकाइनेस से क्या समझ में आ रहा है, जो हेक्सो 6 कार्बन वाला जो शुगर है ग्लूकोज, ठीक है ना, काइनेज मीन्स ये यहाँ पे आके फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहा है, ठीक है ना, कोई बात रहने दो। फॉस्फोराइलेट्स ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है, हेक्सोकाइनेस का काम होता है ये, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रेप्लिकेट करता है एंड रिपेयर करता है डीएनए को रेप्लिकेट करना, डीएनए को रिपेयर करना, ये किसका काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है, और ये सारे प्रोटीन के ही हैं बने होते हैं। साइटोक्रोम C, अगर आपको याद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपको याद है ETS क्लास 11th में होती है,
तो वहाँ पे आप देखते होगे कि जो साइटोक्रोम C है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। अब देखो अगला है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम से ही क्लियर है कि ये लैक्टेट से हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है ना। डिहाइड्रोजिनेट्स लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, लैक्टेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बस सिंपल सी। अगला स्टोरेज प्रोटीन है हमारे पास ओवलब्यूमिन, ठीक है ना। एग प्रोटीन, एग वाइट जो होता है प्रोटीन का, एग वाइट जो होता है प्रोटीन का वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला है केसीन, मिल्क प्रोटीन होता है, हमें पता है, ठीक है ना। फेरिटीन ये आयरन को स्टोर करने में काम में आता है, स्प्लीन में देखने को मिलता है। जीन ये आपको सीड में देखने को मिलता है, कॉर्न के सीड में, ठीक है ना। सभी सीड में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, कॉर्न सीड में आपको स्पेसिफिक ये प्रोटीन देखने को मिलता है, कॉर्न के सीड में। ग्लाइडिन सीड प्रोटीन ऑफ व्हीट, ये व्हीट के सीड में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है बेसिकली बोल सकते हो ग्लाइडिन। ये सारे याद नहीं करने आपको, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, बाकी तो सभी ज़रूरत नहीं है। लाइक इसमें आप ये सारे तो आपको करनी पड़ेंगे, ये सारे, ठीक है। ये हमारे लोअर क्लासेस से ही हम देखते आ रहे हैं। कैजीन याद रखो, मिल्क प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, ठीक है ना, ब्लड में। मायोग्लोबिन ये भी O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है ना, मसल सेल में काम देखने को मिलता है ये, ठीक है ना। सीरम एल्ब्यूमिन ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फ्री फैटी एसिड, ठीक है ना, फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट में क्या काम में आता है। और B1 लाइपोप्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड ब्लड में, ठीक है। B1 लाइपोप्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, लिपिड के ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। सेल्यूलोप्लाज्मिन ये ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर को, ठीक है ना, ब्लड में, कॉपर से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगला मायोसिन, इसका काम क्या है, थिक फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में आपको देखने को मिलता है, अगर अपने मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, वैसे तो 11th में भी है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। तो मायोफाइब्रिल में आपको ये देखने को मिलता है। एक्टिन थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल, और जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन एक थिन फिलामेंट है और जो मायोसिन है वो एक थिक फिलामेंट है, ठीक है ना। दोनों कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आइज में आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। डाइनिन्स ये सीलिया एंड फ्लैजिला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये भी सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन लाइक इम्यूनोग्लोब्यूलिन, नाम पता है आपको और आपको पता भी है, हाँ ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। थॉम्ब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये तीनों आपने लाइक ब्लड ऐसा कुछ चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें ये तीनों ही पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो क्या करता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन, एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फाइब्रिनोजन ये प्रिकर्सर होता है फाइब्रिन का, फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन बनता है, ठीक है ना, फाइब्रिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन में। अगला थॉम्ब्रिन कंपोनेंट ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर रहा है। टॉक्सिन्स डिप्थीरिया टॉक्सिन ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है। राइसिन टॉक्सिन जो टॉक्सिन प्रोटीन है ये आपको कैस्टर सीड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और राइसिन एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, अगर आपने 11th क्लास याद है तो वहाँ पे भी राइसिन का जिक्र हुआ था एक बार, ठीक है। अगला जो हार्मोन पे, हार्मोन इंसुलिन हम इसका काम अच्छे से जानते हैं, रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है ना। ACTH ये रेगुलेट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बोन्स की ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी है। अगला है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ए केराटिन, ये आपको स्किन्स में पाए जाते हैं, नेल्स में, फेदर्स में, हुफ्स में,
ठीक है ना। एनिमल्स के हुफ्स में आपको एक रेटिन देखने को मिलेगा। कोलेजन, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है ना। कोलेजन आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेगा। इलास्टिन, ये आपको इलास्टिक टिश्यू में देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में। फाइब्रिन, ये आपको सिल्क ऑफ कोकोनट, ठीक है ना, सिल्क ऑफ कोकोनट में देखने को मिलेगा। स्पाइडर में देखने को मिलेगा, ये आपको स्पाइडर के वेब में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पाइडर जो वेब फॉर्म करते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, स्पाइडर जो वेब फॉर्म करें तो वेब में अगर ये प्रोटीन है तो ऑब्वियस सी बात है किसी स्पाइडर में भी होगा, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन हमें स्पाइडर में देखने को मिलता है, जो रोल प्ले करता है उसके वेब को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। स्क्लेरोटीन, इसका काम है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। बस कुछ ही है जो आपको याद रखना है, वैसे ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखो, इतनी बातें याद रखो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन पढ़ा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके फंक्शन के हिसाब से। अब जितने आपको याद हो रहे हैं उतने याद करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है सभी के सभी याद करने की, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों याद रहने चाहिए आपको, ये भी तीनों याद रहने चाहिए, ये तीन ये दोनों तो होना ही चाहिए याद, ये दोनों। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये दोनों आपको पक्का याद रहने चाहिए। बाकी ये केजिन प्रोटीन ये याद ही रखना, और बाकी ये सारे याद रहने चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ ही हैं जो इम्पोर्टेंट हर बार प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं, ठीक है, हम उनको थोड़ा अच्छे से याद करेंगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन्स आर जनरली कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। इन जनरल, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, इसलिए बोला गया है इन जनरल। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता हो ना, कि हाँ उसके एक्सेप्शन नहीं पता हो कि हाँ ऐसा ज़्यादातर देखने को मिल रही है, हाँ ज़्यादातर ये कलरलेस है, ज़्यादातर ये प्रोटीन टेस्टलेस है, ठीक है, तो इसलिए हम इन जनरल लगा देते हैं, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो जनरली जो देखने को मिलता है कि ये कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटीन इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा कि सोल्यूबल भी होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल, वाटर में भी इनसोल्यूबल होते हैं और एल्कोहल में भी। जनरली दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। हाउएवर दे आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड अल्कलीज, अल्कलीज में सोल्यूबल होंगे और डाइल्यूट एसिड में ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द प्रोटीन आर कम्प्लीटली इनसोल्यूबल, कुछ तो प्रोटीन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल इनसोल्यूबल होंगे, जरा भी सोल्यूबल नहीं, ठीक है, कंप्लीट इनसोल्यूबल। हाँ, तो याद रखना है इन जनरल ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। मोलिकुलर वेट यहाँ पे देख रखा है हमें कि जो द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन वेरीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट इट्स साइज, कितने अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड उसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका मोलिकुलर वेट होगा वो वेरी करेगा। जनरली दे हैव हाई मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 5000 टू 1 to 10⁶, 5000 से लेके 10⁶, 10⁶ कितनी हुई, 10 लाख, ठीक है। 5000 से लेके 10 लाख के बीच में इनका जो मोलिकुलर वेट है वो वेरी करता है। द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक है हमारे पास, कुछ यहाँ पे टेक्निक लिस्ट करे गए कि मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये 3 तरीके दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के मोलिकुलर मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो हमने कितनी बार पढ़ रखा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन तो नहीं देखा अब तक, ठीक है ना। एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी हम निकाल सकते हैं और मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी से भी, ठीक है। बात करते हैं अब हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन लाइक अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जैसे हम पहले हमने बात किया अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। एसिडिक अमाइनो एसिड भी होता है, बेसिक अमाइनो एसिड भी होता है, तो जस्ट
उसी की तरह जो प्रोटीन होते हैं वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, ये भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एक्टिंग बोथ एज एसिडिक और बेस, एसिड और बेस, प्रोटीन कैन बी एसिड और इट कैन बी एक्ट एज बेस, ठीक है। देयर बिहेवियर एज कटायन और अनायन डिपेंड ऑन दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। वो कटायन की तरह बिहेव करेगा या अनायन की तरह बिहेव करेगा, डिपेंड करता है कि हमारा पीएच क्या है, ठीक है ना। प्रोटीन कैरी नेट चार्जेस एंड माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज, ठीक है ना। जिस प्रोटीन के ऊपर नेट कुछ चार्ज है, कुछ नेट चार्ज है प्रोटीन के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो आपके पास प्रोटीन है उस पर नेट चार्ज कैसा है, नेगेटिव का नेट चार्ज है या पॉजिटिव का नेट चार्ज है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव नेट चार्ज है तो अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव नेट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ऑब्वियस सी बात हमने क्लास 12 में भी पढ़ रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या चैप्टर है पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो उसमें हमने तो इतनी छोटी सी बातें पढ़ रखी है, ठीक है ना। वैसे भी अपन बायो वाले हैं तो हमें इतनी तो फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है ना, बट हाँ बेसिक आती है हमें। When both positive and negative charges are exactly balanced in protein at some pH, they will not move in an electric field, ठीक है ना। जब प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा ही, नो नेट चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली बैलेंस हो जाते हैं जब प्रोटीन में, तो वो किसी भी पीएच पे कोई ऐसा पीएच आएगा जब प्रोटीन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो उसी प्रोटीन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव नहीं करेगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बात कर रखी है हमने इस चीज़ के बारे में भी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, ठीक है ना। ईच प्रोटीन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच, तो वो किसी स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन का भी एक पीएच होता है कि स्पेसिफिक उस प्रोटीन का पीएच क्या है, लाइक आप वो वाटर का पीएच बता सकते हो, आप किसी भी चीज़ का किसी भी केमिकल का हम पीएच डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रोटीन का भी पीएच डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का पीएच अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर एक प्रोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच होता है, उसका एक यूनिक पीएच होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि दो प्रोटीन का पीएच सेम ना हो, ऐसा जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वे इट इज़ लीस्ट सोल्यूबल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है ना। और वो क्या होता है, लीस्ट कम सोल्यूबल होता है और वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हो रही है ये बातें, ठीक है। द विस्कोसिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन इन इज मिनिमल एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। जो विस्कोसिटी होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्रोटीन का, प्रोटीन सॉल्यूशन का, वो कम होता है, सब मिनिमल मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम हो सकता है। कब, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो प्रोटीन है, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे प्रोटीन का जो प्रोटीन का विस्कोसिटी जो डिफाइन करोगे, जब प्रोटीन को एक सॉल्यूशन लेके चलोगे ना, प्रोटीन को का एक सॉल्यूशन ले लो, ठीक है ना, तो उसके लिए विस्कोसिटी डिफाइन कर लो। तो प्रोटीन की विस्कोसिटी कम कब होगी, सबसे कम विस्कोसिटी उसकी कब होगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, जब वो प्रोटीन आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, ठीक है ना। मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक समान है, उसमें बैलेंस है किसी भी पीएच पे, ठीक है ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो विस्कोसिटी होती है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का, वो बिल्कुल कम होता है, सबसे कम, मिनिमम होता है, ठीक। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ केजीन और जिलेटिन, केजीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.6 और जिलेटिन का 4.8 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लाइक मीन्स दिस इज द पीएच 4.6। जब केजीन प्रोटीन क्या करेगा, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इस पॉइंट पे, इस पीएच पे केजीन प्रोटीन का जो सॉल्यूशन लोगे तो उसका विस्कोसिटी सबसे कम होगा और इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी कम होगी। अगला दे रखा जिलेटिन का 4.8, याद नहीं रखना हमें कि कितना होता है इसका, ये बस याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर लीस्ट होता है, ठीक है।
और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच किसी एक स्पेसिफिक पीएच को दिखा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक स्पेसिफिक पीएच को दर्शाता है जिस पीएच पे किसी प्रोटीन पे नेट चार्ज न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो हो जाए, मीन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, ऐसा नहीं कि अभी जस्ट पहली पर बात करें, ठीक है। लास्ट है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। लुक जाओ जरा। नाउ वी विल डिस्कस टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। पहला है हमारे पास डीनेचुरेशन एंड दूसरा है हमारे पास रीनेचुरेशन। नाम से क्लियर है, पहले डीनेचुरेशन तो क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। रिलेटेड टू अनफोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करो, रीनेचुरेशन का मतलब उसको फिर से फोल्ड करो, रीफोल्ड करो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। Denaturation refers to the unfolding of polypeptide chain. Protein loses their secondary, tertiary and quaternary structure due to denaturation. ठीक है। Denaturation breaks the hydrogen and disulfide bond in the protein and lead to an increase in the ionizable group. जो ग्रुप आयोनाइज हो सकते हैं, जो ग्रुप आयोनाइज हो सकते हैं वो इजली अब आयोनाइज हो सकते हैं, ठीक है। देखो जब प्रोटीन स्ट्रक्चर मतलब जब प्रोटीन का एक टर्सरी स्ट्रक्चर इमेजिन करो, ठीक है ना। प्रोटीन के पास अभी एक टर्सरी स्ट्रक्चर है तो उसके पास आयोनाइजेबल ग्रुप कम है, ठीक है ना, ड्यू टू देयर टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब उस स्ट्रक्चर को आप खोलोगे, जब उस स्ट्रक्चर को आप अनफोल्ड करोगे, अब जो ग्रुप आयोनाइज हो सकते हैं वो बढ़ जाएंगे, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जब वो उस 3D स्ट्रक्चर में थे तब वो आयोनाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो अनफोल्ड हो चुके हैं, तब वो अब इजीली आयोनाइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स, ठीक है। तो हाँ, सिंपल सी बातें याद रखो, कुछ अभी यहाँ से बस आगे बढ़नी है, वही सब बातें याद रखिए कि डीनेचुरेशन होने से आयोनाइजेबल ग्रुप का नंबर बढ़ जाता है। अगला विस्कोसिटी, डीनेचुरेशन प्रोटीन की बढ़ जाती है विस्कोसिटी, ठीक है ना। बस याद रखना है, इसकी डिटेल में बिल्कुल जाएँ क्या होती है कैसे होती है, ऐसा करने गए तो ये जितना सा है नहीं उससे बड़ा तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बस चीज़ें याद रखो, ठीक है। पहला कि डीनेचुरेशन होने पे जो आयनाइजेबल ग्रुप है उनका नंबर बढ़ जाता है, प्लस विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और सरफेस टेंशन वो घटती है, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनकी बदल जाती है प्रोटीन की, ठीक है ना। डीनेचुरेशन होने पे जो प्रोटीन डीनेचुर हो चुका है, ठीक है ना, अनफोल्ड हो चुका है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तीनों ही बदल जाएंगी, ठीक है। डीनेचुरेशन जनरली डिक्रीजेस प्रोटीन सोल्यूबिलिटी, इनकी सोल्यूबिलिटी घट जाती है और इनकी प्रेसिपिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ये प्रेसिपिटेट इजीली करने लग जाते हैं, ठीक है ना। डीनेचर्ड प्रोटीन इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रेसिपिटेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड ऑफन लूजेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो वो तो बिल्कुल ही लूज कर देगा। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसका थोड़ा सा भी आप उसको डीनेचर करोगे, थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, ठीक है ना, देन उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बाकी प्रोटीन की भी हो जाएगी, बट ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन को। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन विद 8 मोलर यूरिया कंटेनिंग मैरकैप्टोइथेनॉल 8 मोलर यूरिया जिसके अंदर मैरकैप्टोइथेनॉल भी हो, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट डीनेचर कर सकते हैं प्रोटीन को कंप्लीट डीनेचर कर सकते हैं। 8 मोलर यूरिया कंटेनिंग मैरकैप्टोइथेनॉल, ठीक है। एक्सरे, हीट, यूवी रेडिएशन, इनसे भी आप क्या कर सकते हो, डीनेचर कर सकते हो प्रोटीन को। ये फिजिकल डीनेचरिंग एजेंट है, ठीक है। अदर केमिकल एजेंट जिससे आप इसको डीनेचर कर सकते हो, लाइक एसिड है, अल्कलीज हैं, हैवी मेटल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी दे रखा है। यूरिया इसको डीनेचर कर सकता है, सैलिसाइलेट इसको डीनेचर कर सकता है, ठीक है। एक आधी याद रख लो बस, जो बताए डीनेचर होने पे क्या क्या होता है, क्या घटता है, क्या बढ़ता है, ठीक है ना, वो याद रखो एजिटेस, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन हमें नहीं जानना बिल्कुल इसका। हाँ आगे अगर हमारे अगले ये जो फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आगे तो देखेंगे, ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे MSc में। द डीनेचर्ड प्रोटीन दैट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप
ओरिजिनल स्टेट, जो प्रोटीन डीनेचर हो चुके हैं और वो अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, अब ये वापस से रीनेचर नहीं हो सकते। हाउएवर रिवर्सिबल डीनेचर्ड प्रोटीन कैन बी रिगेन देयर नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर। ऐसे प्रोटीन जो डीनेचर्ड होने के बाद वापस से रीनेचर्ड हो जाए तो ऐसे प्रोटीन को आप बोलोगे रिवर्सिबल डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है ना। ये वापस से अपनी शेप गेन कर लेते हैं, वापस से प्रॉपर्टी भी आ जाएगी इसके पास जो थी पहले। दी प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन, ठीक है ना, वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेना। और रीफोल्डिंग, रीनेचुरेशन ये तो रीफोल्डिंग, डीफोल्डिंग डीनेचुरेशन, रीफोल्डिंग रीनेचुरेशन, सेम ही है। रीनेचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रीमोडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, कितने भी नाम दे दो, क्या ही दिक्कत है। फोल्डिंग ऑफ एन अनफोल्डेड प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ एन अनफोल्डेड प्रोटीन टू इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रीमोडिफिकेशन। और हाँ, आप इसको रीमोडिफिकेशन भी बोल दो, फोल्डिंग ऑफ एन अनफोल्डेड प्रोटीन टू इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है हमें। 10 शब्द दे दो एक ही चीज़ को, एक ही प्रोसेस को 10 नाम से बुलाओ, ठीक है। आप एक ही भर याद रखो, रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन। द रिकवरी ऑफ रीनेचर्ड प्रोटीन इज नेवर कंप्लीट, जो रीनेचर्ड प्रोटीन है उसकी रिकवरी कभी कंप्लीट नहीं होती। मीन्स जैसे वो पहले था, पहले जो जैसा वो था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है, द रिकवरी ऑफ रीनेचर्ड प्रोटीन इज नेवर कंप्लीट, वो कभी भी अपने बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसा शेप नहीं ले पाते, ठीक है ना। हाँ, आज ठीक हद तक वो रीनेचर हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आप बोलोगे एग्जैक्ट ये पहले जैसा हो गया, नहीं हो पाएगा कभी भी नहीं, 100% पहले जैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका रिकवरी कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन प्रोटीन डीनेचर्स व्हेन इट इज एक्सपोज इन हाई टेम्परेचर, जब इसको आप 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में रख दोगे तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा। इट रीगेन इट्स सोल्यूबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज व्हेन सॉल्यूशन इज कूल टू 37 डिग्री सेल्सियस। वापस से जब आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस में लाओगे तो ये वापस से अपनी शेप रीगेन कर लेगा, वापस इसकी वही वाली सोल्यूबिलिटी हो जाएगी जो इसकी पहले थी, ठीक है ना। बाकी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये इसकी वापस आ जाएगी, ठीक है ना। बट बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसा शेप एग्जैक्ट वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है जो रिकवरी है इसका कभी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीटली पहले जैसा हो गया ये चीज़ आप नहीं बोल सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आर पढ़ रखा है हमने, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ये ठीक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम अगला यूनिट देखेंगे इसका। ये तो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2-3 लगभग 4 यूनिट अगर मैं एक बार कंप्लीट कर दूँ ना, 4 यूनिट 4 यूनिट कंप्लीट कराने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप जितना भी याद है, अगर इसको 100% मान के चलो, अगर ये 100% है तो लगभग आपको 60 to 70%, लाइक 60% भी अगर आपको याद है ना, 60% चीज़ें अगर आपको याद है, ठीक है, तो बहुत काफ़ी है, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती जो कुछ से कुछ याद मत करने लग जाना कि सारे एग्जाम्पल्स रटने बैठ गए, ठीक है ना। बेफालतू की चीज़ें नहीं, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आप अब इतना तो खुद में भी पता चल सकता है आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं।